बच्चों, एक टाइम ऐसा था जब यूरोप के लोग अपनी ही ज़मीन पर फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। किंग्स की पावर को चैलेंज किया जा रहा था और एक नया आइडिया जन्म ले रहा था जो कि था नेशनलिज्म का। तो बच्चों, आज हम कंप्लीट समझेंगे 1830 से 1848 के रिवॉल्यूशंस और कैसे जर्मनी और इटली एक नेशन बनी। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। बच्चों, इससे पहले भी हम इस चैप्टर का पार्ट 1 डाल चुके हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें ताकि आप इस पार्ट को इजीली समझ सकें। तो बच्चों, लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो कैसे आया, और आज हम देखेंगे कि वो आइडिया पूरे यूरोप में कैसे स्प्रेड हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The Age of Revolutions 1830s to 1848, Rise of Liberalism and Nationalism in Europe। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे धीरे धीरे जो लिबरलिज्म है यानी कि फ्रीडम, इक्वालिटी, ये जो आइडियाज़ हैं वो किस तरीके से राइज हो रहे थे। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी कंजर्वेटिव रिजीम ट्राइड टू स्ट्रेंथन देयर पावर इन यूरोप। तो धीरे धीरे 19th सेंचुरी की बिगनिंग में क्या हो रहा था, जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स लोग कौन लोग हुआ करते थे, कंजर्वेटिज्म यानी कि जो पुरानी जो रूढ़िवादी जो बातें हैं, ट्रेडिशंस और ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिसमें हम देखते हैं मोनार्की और ये सारे जो सिस्टम हैं इनको फॉलो किया जाता है। और इसमें जो चेंजेस हैं वो स्लो चेंजेस की बात ये लोग करते हैं। ये एकदम से ही समाज में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि समाज में अगर कोई चेंज हो तो बहुत स्लोली हो। एट द सेम टाइम, लेकिन इसी समय जिस समय एक आइडियोलॉजी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी जो हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, कंजर्वेटिज्म, तो दूसरी तरफ कुछ और नई आइडियोलॉजीज यहाँ पे देखने को मिल रही थी जिसमें से एक थी लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। लिबरलिज्म यानी कि फ्रीडम एंड इक्वालिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम एंड इक्वालिटी, तो became closely linked with revolutionary movements. These revolutions occurred in many regions such as Italian state, जर्मन स्टेट, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोनमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। तो ये रिवॉल्यूशंस जो थी, जो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो हमें बहुत सारे रीजन में रिवॉल्यूशन के फॉर्म में देखने को मिल रही थी जो अभी हमने डिस्कस किए। लीडर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, तो मेनली हमें कौन लोगों का पार्टिसिपेशन इस रिवॉल्यूशन में देखने को मिला था। तो रिवॉल्यूशंस वर मेनली लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल इंक्लूडिंग प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, कमर्शियल मिडिल क्लास। तो इसमें हमने क्या देखा बच्चों, जो ज़्यादातर मिडिल क्लास में जो प्रोफेसर लोग थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, कमर्शियल मिडिल क्लासेस थी, इनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला था। इनकी डिमांड्स क्या थी, जो रिवॉल्यूशन ये कर रहे थे, इनकी डिमांड्स थी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम्स एंड नेशनल यूनिटी। तो ये गवर्नमेंट चाहते थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। फ्रीडम की बात करते थे ये लोग, पॉलिटिकली फ्रीडम चाहिए थी और पूरे देश को एक करना चाहते थे यानी कि नेशनल यूनिटी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। द जुलाई रेवोल्यूशन, फ्रांस, 1830s। द फर्स्ट मेजर अपराइजिंग अकर्ड इन फ्रांस इन जुलाई 1830s। तो सबसे पहला जो मेजर हमें रिवॉल्ट देखने को मिला था फ्रांस में, वो कब देखने को मिला था, जुलाई 1830s में। द बर्बन मोनार्की रिस्टोर्ड आफ्टर 1815 वॉज ओवरथ्रोन। तो हमने पहले पढ़ा था 1815 में हमने देखा था जो बर्बन मोनार्की थी वो फिर से रिस्टोर्ड हो गई थी, तो उसको फिर से उखाड़ के फेंक दिया गया, यानी कि जो मोनार्की आई थी उसको फिर से हटा दिया गया जब रिवॉल्यूशन हुई। लिबरल रिवॉल्यूशनरी स्टैब्लिश्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या है, यहाँ पे हमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। एक तरफ हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, मोनार्की भी देख रहे हैं। यानी कि मोनार्क रहेगा, राजा रहेगा, लेकिन क्या होगा, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल हमें कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा। जो न्यू किंग लुइस फिलिप बिकेम द किंग, इम्पैक्ट ऑन यूरोप, द रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड अदर मूवमेंट्स अक्रॉस यूरोप। तो ये जो रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस से जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, उसका जो रिजल्ट था वो हमें यूरोप के और भी जगह मूवमेंट की फॉर्म में देखने को मिला। एग्जाम्पल, एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स लेड टू बेल्जियम सेपरेटिंग फ्रॉम किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो इसी तरीके की एक रिवॉल्ट हमें देखने को मिली थी जो कहाँ हुई थी, ब्रुसेल्स, जो कि कैपिटल थी बेल्जियम की, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेल्जियम किससे सेपरेट हो गया था, किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। बढ़ते हैं बच्चों आज के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि बोर्ड में प्रीवियस ईयर में कई बार ये पूछा जा चुका है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब ये कड़ी चल रही थी
फ्रांस से स्टार्ट होके हमने देखा नेशनलिज्म की फीलिंग किस तरीके से फ्रांस से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल रही थी। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि हर नेशन जो अभी तक गुलाम था वो इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा था, उसके लिए फाइट कर रहा था। तो उसी में से एक वॉर है, वॉर ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस की बात हम करेंगे। ग्रीक हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। तो हमने क्या देखा, जो ग्रीक था वो लगभग 15th सेंचुरी तक हमने देखा कि वो किसका पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। इंस्पायर्ड बाय नेशनलिज्म इन यूरोप, ग्रीक बिगेन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन 1821। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा, जब जैसे जैसे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी पूरे यूरोप में फैल रही थी, तो उसके साथ ही हमें क्या देखने को मिला, जो इंडिपेंडेंस थी वो ग्रीक में भी स्टार्ट हो गई थी। और कब से स्टार्ट हुई थी, आपको ये ईयर ज़रूर याद रखना है क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, कौन सा इवेंट कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1821 से इधर ये जो स्ट्रगल है ग्रीक इंडिपेंडेंस का, ये स्टार्ट हो गया था। सपोर्ट फॉर ग्रीस, ग्रीक नेशनलिस्ट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम। तो जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी तो जो ग्रीक को जो सपोर्ट है वो सिर्फ ये इसी नेशन से नहीं मिल रहा था, बल्कि हमने देखा कि पूरे यूरोप से उसको सपोर्ट देखने को मिल रहा था। ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, कौन कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, एक तो जो ग्रीक लोग थे जो इधर उधर आउटस्कर्ट एरिया में रहते थे वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोपियंस हु एडमायर्ड एंशियंट ग्रीक कल्चर, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन जो ग्रीक कल्चर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे वो भी क्या कर रहे थे, इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने देखा, क्योंकि जो ग्रीस है उसको हम क्या कहते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि जितनी भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई हैं, मानव सभ्यताएं जितनी भी स्टार्ट हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी बर्थ प्लेस यानी कि एक पालने की तरह जो रहा है वो क्या रहा है, सभी सभ्यताओं के लिए ग्रीक रहा है। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग थे जो वो उसको एडमायर करते थे। रोल ऑफ आर्टिस्ट एंड पोएट्स, इसी इंडिपेंडेंस की कड़ी में जो आर्टिस्ट और पोएट्स का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा मेजर था। राइटर्स एंड आर्टिस्ट प्रेज ग्रीस एज अ बर्थ प्लेस ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको प्रेज किया क्योंकि ये बर्थ प्लेस रही है पूरी ही यूरोपियन सिविलाइजेशन की। देयर वर्क हेल्प बिल्ड पब्लिक सपोर्ट फॉर ग्रीक स्ट्रगल। तो इसी तरीके से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने जब सपोर्ट किया तो ये जो ग्रीक स्ट्रगल था, जो अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए वो लड़ रहे थे, ये आगे बढ़ा। इसी कड़ी में एक नाम आता है लॉर्ड बैरन। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन सपोर्टेड द ग्रीक कॉज, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ही ऑर्गेनाइज फंड्स एंड फॉट इन द वॉर, यहाँ तक कि इन्होंने जो ये ग्रीक वॉर थी इसमें लड़े भी थे और साथ में फंड भी इनके लिए जुटाया था। लेकिन ही डाइड इन फीवर इन 1824 में इनकी डेथ हो गई थी। और इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में हुई थी, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो फाइनली क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में हुई थी, उसके साथ ही क्या हुआ, ग्रीक की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो रंग लाई और ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अगेन बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आप साथ में इनको नोट भी करते चलिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएं तो कमेंट में नोट्स लिखना ना भूलें। पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमांटिज्म एंड नेशनल फीलिंग। तो अब हम बात करेंगे बच्चों, अभी तक हमने देखा कि जब हम रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड होते हुए देख रहे थे, नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ते हुए देख रहे थे, तो अभी तक इसमें हमने पॉलिटी का बहुत मेजर रोल देखा था, पॉलिटिकल फाइट्स का मेजर रोल देखा था। लेकिन अब हम जब देखते हैं तो हम देखेंगे कि सिर्फ पॉलिटी ही नहीं बल्कि कल्चर और आर्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आइडिया ऑफ नेशन को राइज करने में। तो सबसे पहले समझते हैं रोमांटिज्म। रोमांटिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट दैट प्रमोटेड नेशनलिस्ट फीलिंग। रोमांटिज्म क्या था, एक कल्चर से जुड़ा हुआ एक मूवमेंट था जिसने क्या किया, नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी उनको राइज किया था। मेनली इट एम्फेसाइज्ड, जो रोमांटिज्म है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स।
तो बच्चों इसमें हमने क्या देखा, इमोशंस देखे जिसमें हमारी अलग अलग जो फीलिंग्स थी उस पे बात की जाती थी। इंट्यूशंस हैं जो हमारी इनर फीलिंग्स जो होती है, गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं। मिस्टिकल फीलिंग्स हैं जिसमें हम स्पिरिचुअल जो हमारी फीलिंग्स हैं वो सारी चीज़ों पे फोकस किया गया था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स क्रिटिसाइज्ड एक्सेसिव फोकस ऑन रीजनिंग एंड साइंस। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोएट्स थे वो किस चीज़ को क्रिटिसाइज करते थे, बहुत ज़्यादा वो रीज़न और साइंस पे फोकस नहीं करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे। गोल ऑफ रोमांटिज्म, गोल क्या था रोमांटिज्म का, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड हेरिटेज, कॉमन कल्चरल पास्ट एंड नेशनल यूनिटी। किस चीज़ पे फोकस करते थे कि लोगों के बीच में एक भावना है कि हमारा जो कल्चर है वो सेम है, हमारी जो यूनिटी है उसके बारे में बात करना, और हेरिटेज अपना जो भी ट्रेडिशंस वगैरह है इसके बारे में बात करना। तो मेनली इन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस किया करते थे। रोल ऑफ फोक कल्चर इन नेशनलिज्म, इसमें एक नाम आता है बच्चों, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, अ जर्मन फिलोसफर, जो कि कौन थे, एक जर्मन फिलोसफर थे। बिलीव द ट्रू स्पिरिट ऑफ ए नेशन, जिसको कहा जाता है वोल्सगीस्ट, लिव्स अमंग कॉमन पीपल, जिसको कहा जाता है डासवोक। तो वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन लिव्स अमंग कॉमन पीपल, जो सच में जो स्पिरिट है वो कहाँ होता है, लोगों के अंदर ही होता है। सोर्सेज ऑफ नेशनल कल्चर, मेनली हमारा कल्चर किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, हमारे फोक सॉन्ग है, हमारी पोएट्री है, फोक डांसेस हैं, ट्रेडिशनल स्टोरीज वगैरह हैं, जो भी हमारा ये सारा कल्चर है उसी से क्या बनता है, नेशनल कल्चर बनता है। कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग दीज ट्रेडिशंस हेल्प बिल्ड नेशनल आइडेंटिटी, तो इन्हीं से ही क्या होता है, हमारे देश की जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, क्योंकि हम सब लोग आपस में एक कल्चर, जो हमारे पास्ट में हमारा जो भी कल्चर रहा है वो हम सब शेयर करते हैं, और इसी से कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी नेशनल आइडेंटिटी यानी कि हमारी पहचान बनती है। रोल ऑफ लैंग्वेज एंड फोकलोर, तो नेशनलिस्ट बिलीव्ड लैंग्वेज कुड यूनाइट पीपल, नेशनलिस्ट लोग मानते थे कि जो लैंग्वेज है वो क्या कर सकती है, लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बच्चों। अगर हम एग्जाम्पल में बात करें पोलैंड की, तो बच्चों हम क्या देखते हैं, जो पोलैंड है, पोलैंड हैड बीन पार्टीशन्ड बाय रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो पोलैंड के केस में हमने क्या देखा, जो पोलैंड था इसको 3 देशों ने मिलकर क्या कर दिया, इसको पार्टीशन, इसका पार्टीशन कर दिया गया था। वो 3 कंट्रीज कौन सी थी, रशिया था, प्रशिया था और ऑस्ट्रिया था। इवन विदाउट इंडिपेंडेंस नेशनल आइडेंटिटी सर्वाइव थ्रू कल्चर एंड लैंग्वेज, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली जिससे इनकी नेशनल आइडेंटिटी जो पोलैंड की थी वो बनी रही। वो था कल्चर था, वो उनका लैंग्वेज था। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनकी हम बात करेंगे, कैरोल क्रुंस्की, सेलिब्रेटेड द पॉलिश स्ट्रगल थ्रू ओपेराज एंड म्यूज़िक। इन्होंने भी पॉलिश जो लोगों ने स्ट्रगल किया था उसको अपने म्यूज़िक के थ्रू क्या किया, सेलिब्रेट किया। टर्न फोक डांसेस लाइक पोलोनेज एंड मजूरुका इनटू नेशनल सिंबल, ये जो इनके यहाँ के जो भी लोक नृत्य थे, जो फोक डांसेस थे, वो क्या बन गए, नेशनल सिंबल्स बन गए। रशियन सप्रेशन, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पॉलिश लैंग्वेज वॉज बैंड इन स्कूल, रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड। लेकिन हमने क्या देखा, जब रशिया ने धीरे धीरे पोलैंड पे कब्जा कर दिया, उसको सप्रेस करना स्टार्ट किया, तो रशिया ने क्या क्या किया, जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको पूरी तरीके से स्कूल में बैन कर दिया गया, रशियन लैंग्वेज को फोर्सफुली इम्पोज किया गया। रेजिस्टेंस, लेकिन लोगों ने रेजिस्ट किया, विरोध किया। पॉलिश लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन, फिर भी पॉलिश लैंग्वेज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिली, जो चर्च में जो गैदरिंग्स होती थी या जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे वो अभी भी किससे दिए जा रहे थे, पॉलिश लैंग्वेज से ही दिए जा रहे थे। दिस मेड पॉलिश अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रशियन रूल, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिश लैंग्वेज थी वो क्या बनी रही, एक सिंबल बना रहा जिसके थ्रू क्या कर रहे थे, लोग रेजिस्टेंस कर रहे थे रशियन रूल का। ग्रिम ब्रदर्स एंड नेशन बिल्डिंग, एक और इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ पे आता है ग्रिम ब्रदर्स,
जैकॉब ग्रिम एंड विलम ग्रिम, ये दो जो भाई थे, जर्मन स्कॉलर्स हु कलेक्टेड जर्मन फोक टेल्स। ये कौन थे? ये जर्मन स्कॉलर्स थे जो जगह जगह से क्या करते थे, जो भी जर्मन फोक टेल्स हैं उनको इकट्ठा करते थे। उसके बाद देयर वर्क ट्रेवल्ड विलेज टू विलेज कलेक्टिंग स्टोरीज, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, ट्रैवल करते थे और ये जो फोक टेल्स थी उनको एक गांव से दूसरे गांव तक लेके जाते थे। बच्चों में, एडल्ट्स में, सब में ये जो फोक टेल्स थी, जो इनकी कहानियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। पब्लिश्ड ग्रिम्स फेयरी टेल्स इन 1812, 1812 में इन्होंने ग्रिम्स फेयरी टेल्स करके, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बुक लिखी। इम्पोर्टेंस में देखते हैं देयर वर्क प्रिजर्व जर्मन फोक ट्रेडिशन, इन्होंने क्या किया, जो जर्मन फोक ट्रेडिशन था उसको बचाए रखा। स्ट्रेंथन जर्मन नेशनल आइडेंटिटी तो जो थी वो भी इनकी बना के रखी। एंड ऑपोज फ्रेंच कल्चरल डोमिनेशन, जो यहाँ पे जो फ्रेंच कल्चरल डोमिनेशन देखने को मिल रहा था उसको भी अपोज किया। और फाइनली दे ऑल्सो कंपाइल्ड अ 33 वॉल्यूम जर्मन डिक्शनरी, उसको कंपाइल किया किसको? 33 वॉल्यूम जर्मन डिक्शनरी को। बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अबाउट हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, जो यूरोप है, यूरोप में एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक हार्डशिप का वहाँ पे टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? 1830 से 1840 के बीच में चलता है। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इसके आने के पीछे रीज़न क्या है आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे कुछ रीजंस थे। एक तो धीरे धीरे यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, शॉर्टेज ऑफ जॉब्स देखने को मिली, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उसके हिसाब से जॉब्स नहीं थी लोगों के पास। माइग्रेशन टू सिटीज़, सिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग क्या थे, माइग्रेट होके आ रहे थे सिटीज़ में। ओवर क्राउडेड स्लम्स, क्योंकि सिटीज़ में लोग इतना रहने के लिए आ रहे हैं तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए जो वहाँ के स्लम्स थे। चीप मशीन मेड इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड, इसके अलावा क्या देखने को एक और इशू यहाँ पे लोग फेस कर रहे थे, क्योंकि जो इंग्लैंड से जो भी सामान बन के आ रहा था वो मशीन से बने होने के कारण क्या था, बहुत ज़्यादा चीप था, तो उसके साथ भी कॉम्पीट करना पड़ रहा था। डिक्लाइन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, धीरे धीरे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनका काम बिल्कुल बंद हो गया था। हाई फूड प्राइसेस, जो खाने का सामान का जो प्राइस था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था। और उसी समय क्या हुआ, साथ ही साथ जो हार्वेस्ट थी वो भी बहुत अच्छी फसल नहीं हुई, पुअर हार्वेस्ट हुई। तो ये बहुत सारे रीज़न रहे जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला कि यूरोप में जो इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक हार्डशिप का टाइम वहाँ पे देखने को मिला। पीजेंट्स ऑल्सो सफ़र ड्यू टू फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, इसके अलावा वहाँ का किसान भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था कि उससे भी जो फीस ली जाती थी, जो टैक्स लिया जाता था, उसकी वजह से वो भी सफ़र कर रहा था। तो रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनरेस्ट, पूरे ही यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिली और बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट देखने को मिला। द रिवॉल्यूशंस ऑफ 1848, The year 1848 saw revolution across Europe. 1848 में पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशंस देखने को मिली। स्टार्ट करते हैं फ्रांस से। 1848 में फ्रांस में भी जो पूरे यूरोप में जो कंडीशन हमें देखने को मिली थी वही कंडीशन फ्रांस में भी देखने को मिली। फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉज प्रोटेस्ट इन पेरिस, पेरिस में देखा गया बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट शुरू हो गई। बैरिकेड्स वर बिल्ड, वहाँ पे क्या हुआ, जगह जगह पे बैरिकेड्स जो थे वो बना दिए गए। किंग लुइस फिलिप फ्लेड, और ये सारी चीज़ें देख के जो वहाँ का राजा था वो क्या हुआ, वो भाग गया। रिजल्ट, द नेशनल असेंबली, इसका रिजल्ट देखने को मिला कि जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया, डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हो रही है तो क्या करना पड़ा, फ्रांस को एक रिपब्लिक यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ा। ग्रांटेड यूनिवर्सल मेल सफ्रेज, अब यहाँ पे क्या हुआ, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज यानी कि वोटिंग राइट यहाँ पे दे दिए गए हैं, लेकिन जो वोटिंग राइट हैं वो हम देखेंगे कि वोटिंग राइट्स वर ओनली लिमिटेड टू मैन हु वर अबव 21, सिर्फ उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था जो कि 21 से ऊपर के थे। गारंटीड द राइट टू वर्क, इसके अलावा राइट टू वर्क दिया गया था। स्टैब्लिश नेशनल वर्कशॉप्स टू
प्रोवाइड जॉब्स। इसके अलावा नेशनल वर्कशॉप्स की गई, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, तो जॉब्स लेके आने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे कि पहला तो फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, और दूसरा यूनिवर्सल सफ्रेज दी गई, वोटिंग राइट्स दिए गए, लेकिन ओनली टू मैन हु वर अबाउट 21। सेलिसियन वीवर्स अपराइजिंग 1845। तो हमें यहाँ पे सेलिसिया में भी एक रिवॉल्ट होती हुई हमने देखी, जो कि 1845 में हुई थी, जो वहाँ पे जो वीवर्स थे इनकी रिवॉल्ट हमें देखने को मिली। वीवर्स यानी कि जो बुनकर लोग थे। तो इन सेलेसिया वीवर्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पे जो सेलेसिया में जो बुनकर लोग थे उन्होंने किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था? जिनके अंडर में वो काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर में वो काम करते थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट किया। कब किया? 1845 में किया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये रिवॉल्ट करने के पीछे कॉजेस क्या थे? कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइड रॉ मटेरियल्स। जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो क्या करते थे? रॉ मटेरियल की सप्लाई करते थे, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पेड वेरी लो वेजेस। लेकिन ये वीवर्स को काम के बदले बहुत ही कम वेजेस देते थे, बहुत ही कम सैलरी देते थे। वर्कर्स फेस्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी। इसी की वजह से ये जो वीवर्स थे, ये जो वर्कर्स थे, इनके बीच में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, गरीबी देखने को मिली। द रिवॉल्ट, इसके बाद जो रिवॉल्ट स्टार्ट होती है, वीवर्स मार्च टू कॉन्ट्रैक्टर्स मैंशन। तो जो वीवर्स थे ये उसके महल तक पहुंच गए कॉन्ट्रैक्टर के। दे डिमांडेड हायर वेजेस। इन्होंने सबसे पहले डिमांड रखी कि उनकी जो वेजेस हैं, उनकी जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए, हाई किया जाए। आफ्टर बीइंग इंसल्टेड दे ब्रोक विंडोज। लेकिन जब उनकी बातें नहीं मानी गई और उनको इंसल्ट किया गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? ब्रोक विंडोज, जो उस महल की, कॉन्ट्रैक्टर्स के महलों की, मेंशन की जो विंडोज थी उनको तोड़ दिया गया। डिस्ट्रॉयड फर्नीचर, लूटेड क्लोथ सप्लाईज। गवर्नमेंट एक्शन। अब बदले में गवर्नमेंट ने क्या किया? द आर्मी वॉज कॉल्ड। आर्मी बुलाई गई। 11 वीवर्स वर शॉट डेड। और इसी रिवॉल्ट में हमें एक बहुत ही दुखद घटना देखने को मिलती है कि जो 11 जो वीवर्स थे उनको गोली से मार दिया गया। रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। तो 1848 में हम रिवॉल्यूशन देखते हैं लिबरल्स की। अलॉन्ग विद वर्कर रिवॉल्ट्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास डिमांडेड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। अभी तक हमने देखा जो वर्कर हैं, वीवर्स हैं, वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उन्होंने भी रिफॉर्म्स की बात की है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की वो बात करने लगे हैं। देयर डिमांड्स, उनकी कुछ डिमांड्स थी। पहली थी नेशनल यूनिफिकेशन। जो लहर पूरे यूरोप में दौड़ रही थी यूनिफिकेशन की, वो इनकी पहली डिमांड थी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लगातार हम देख रहे हैं कि जो रिवॉल्यूशनरी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हो, लेकिन कैसी गवर्नमेंट हो जिस पे कोई कंट्रोल हो, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ना कोई कंट्रोल हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जा रही थी, फ्रीडम की इधर बात की जा रही है। और किस चीज़ की फ्रीडम हो? प्रेस की फ्रीडम हो, ग्रुप्स, एसोसिएशन जो फॉर्म हैं उनको फॉर्म करने की फ्रीडम हो। और इसके अलावा पार्लियामेंट्री रूल, जो सारी चीज़ें आज हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ों की डिमांड उस समय पे 1848 में यूरोप में एक स्पार्क की तरह फैल चुकी थी। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी उसको क्या कहा जाता था? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इनमें 1848 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम जर्मन स्टेट्स मैट इन फ्रैंकफर्ट। तो 1848 में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे जर्मन स्टेट्स से, वो सब कहाँ मिले? फ्रैंकफर्ट में मिले। उनका पर्पस था टू क्रिएट अ यूनिफाइड जर्मन नेशन। वो क्या चाहते थे? एक यूनिफाइड जर्मन नेशन जो है वो बने। इसके लिए एक्शंस 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंडेड। सबसे पहले ये जो फ्रैंकफर्ट में जो ये मीटिंग हुई थी उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 831 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी डिमांड रही है, उसको इन्होंने ड्राफ्ट किया, जिसमें प्रपोजल रखा गया ऑफर्ड द क्राउन ऑफ जर्मनी टू किंग फ्रेडरिक विलियम IV ऑफ प्रशिया। जिसमें जो ये किंग फ्रेडरिक विलियम IV थे प्रशिया के, उनको ऑफर किया गया कि आप ये गद्दी संभालिए जर्मनी की। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसका आउटकम देखने को मिला, ही रिजेक्टेड द ऑफर। लेकिन राजा ने रिजेक्ट कर दिया।
इस ऑफर को मोनार्क्स अपोज द असेंबली, और साथ में राजा लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, फ्रीडम हो, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी मोनार्क्स थे उन्होंने इस असेंबली को अपोज किया, इस पार्लियामेंट का अपोज किया, इसका विरोध किया। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कोलैप्स, इसी विरोध के चलते हमने देखा जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। विमेन एंड लिबरल मूवमेंट, women actively participated in the nationalist movement। ये जो nationalist movement चल रहे थे, जिसमें देखा हमने हर एक ग्रुप, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो इसमें विमेन भी कहीं पीछे नहीं रही और उन्होंने भी इस नेशनल मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। जो कि किस तरीके से दिखाया गया, दे फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशंस, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए। स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, अपने न्यूज़पेपर चलाने शुरू किए। अटेंडेड मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, मीटिंग्स अटेंड की गई, डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए। हाउ एवर दे वर डिनाइड वोटिंग राइट्स, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी अभी भी उन्हें जो वोटिंग राइट्स थे वो नहीं दिए गए। इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट विमेन कुड ओनली वॉच फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी, अभी भी ये जो पार्लियामेंट थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट, इसमें इनको मूक दर्शक के रूप में देखा गया, जिनको बाहर गैलरी में एज विजिटर्स वो सिर्फ देख सकती थी, अंदर नहीं आ सकती थी इस पार्लियामेंट के। मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म से हम क्या समझते हैं, अवेयरनेस ऑफ विमेंस राइट्स एंड द बिलीफ इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वेमेन। तो जब विमेन जो हैं वो अवेयर हो जाती हैं अपने राइट्स के लिए और उसके अलावा इक्वालिटी की बात करती हैं हर एक फील्ड में, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल, हर एक इक्वालिटी के बारे में बात करती हैं, मानती हैं बिटवीन मैन एंड वीमेन, तो इसी आइडियोलॉजी को, इसी फिलॉसफी को, इसी सोच को क्या कहा जाता है, फेमिनिज्म। आफ्टरमाथ ऑफ 1848 रिवॉल्यूशन, तो जो 1830 से 48 के बीच जो हमने रिवॉल्यूशन का जो दौर देखा था, उसके लास्ट में हम क्या देखते हैं, ऑल दो मैनी रिवॉल्यूशंस फेल्ड, बहुत सारी जो रिवॉल्यूशंस थी वो हमें फेल होती हुई दिखाई दी। दे फोर्स मोनार्क्स टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, जो कि क्या कर रही थी, जो मोनार्क्स थे उनको फोर्स कर रही थी कि वो क्या लेके आए, रिफॉर्म्स लेके आए। मेजर चेंजेस, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जब इतना संघर्ष किया गया, इतना ज़्यादा रिवॉल्ट किया गया, तो उसके वजह से हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर एबॉलिश, इससे पहले जो हम देखते थे जो बॉन्डेड लेबर और सर्वडम वगैरह जो चलता था, कंट्रोल करके जो लेबर्स को चला करता था, वो सब क्या हुआ, एबॉलिश हो गया, ख़त्म हो गया। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन, कुछ एरियाज़ में हमें रिफॉर्म्स देखने को भी मिली जो कि थी सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। हैब्सबर्ग एम्पायर ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू हंगरी इन 1867, ये मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1867 में क्या हुआ था, ऑटोनॉमी मिल गई थी किसको, हंगरी को, जो कि पहले किसके कंट्रोल में था, हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था। तो बच्चों ये टॉपिक भी बोर्ड के लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1848 की जो रिवॉल्यूशन थी उसके आफ्टर रिजल्ट्स आपको क्या देखने को मिले थे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, तो कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, लेट्स अंडरस्टैंड। चेंज इन नेशनलिज्म आफ्टर 1848, 1848 की रेवोल्यूशंस तक हम पहुंच चुके थे। अब हमने क्या देखा, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले थे नेशनलिज्म में आफ्टर 1848। After 1848, nationalism in Europe moved away from democracy and revolution. डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से तो ये काफ़ी दूर जा चुका था अभी तक। कंजर्वेटिव लीडर स्टार्टेड यूजिंग नेशनलिज्म टू स्ट्रेंथन स्टेट पावर, अभी भी कंजर्वेटिज्म जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो राजा लोग हैं, जो मोनार्की है, वो सब देखने को मिल रहा है, जो कि पूरा अपना भरपूर जोर लगा रहे हैं कि जो स्टेट पावर है यानी कि राजा की जो शक्ति है वो बनी रहे। अर्ली अटेम्प्ट टू यूनाइट जर्मनी, तो हम जर्मन यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की गई, नेशनल फीलिंग्स वर स्ट्रॉन्ग अमंग मिडिल क्लास, हमने देखा जो नेशनल फीलिंग थी वो शुरुआत से ही जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, वो उनके बीच में देखी जाती थी, तो यही चीज़ जर्मन में भी देखने को मिली।
In 1848, they tried to unite German regions into nation state with an elected parliament. 1848 में पहली बार ये कोशिश की गई कि जर्मनी को क्या किया जाए, यूनाइट किया जाए, एक नेशन स्टेट बनाया जाए और जिसमें क्या हो, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो. बट दिस अटेम्प्ट फेल्ड बिकॉज मोनार्की एंड मिलिट्री फोर्सेस सप्रेस द मूवमेंट. लेकिन मोनार्की, राजा कभी नहीं चाहेगा कि कोई पार्लियामेंट हो, कोई कंट्रोलिंग ऐसी पावर हो जिससे राजा की जो पावर्स हैं वो चली जाएं. इसीलिए राजा ने मोनार्की और मिलिट्री की मदद से क्या किया, सप्रेस कर दिया गया, इस मूवमेंट को दबा दिया गया. द मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स. लेकिन इस मूवमेंट को किसका सपोर्ट मिला, जो बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे जिनको क्या कहा जाता था, जंकर्स, उनका सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला, ये जो मूवमेंट चल रहा था. जर्मन यूनिफिकेशन में रोल ऑफ प्रशिया. आफ्टर द फेलियर ऑफ लिबरल मूवमेंट, प्रशिया टुक लीडरशिप ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. जब हमने देखा कि जो लिबरल मूवमेंट है कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए दिखा, तो सारी जो कमान थी वो किसके हाथों में आ गई, यूनिफिकेशन की, प्रशिया के हाथों में. पूरी लीडरशिप किसके हाथों में आ गई, प्रशिया के हाथों में आ गई. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर वॉज, जब हम जर्मन यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें एक नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. और वो कौन थे इम्पॉर्टेंट लीडर, ऑटो वन बिस्मार्क, जिनको हम बिस्मार्क के नाम से जानते हैं. तो इनका बहुत बड़ा रोल था. ये प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे, जो किंग ऑफ प्रशिया थे उनके ये प्राइम मिनिस्टर थे. और इन्होंने जो यूनिफिकेशन का काम है वो अपने हाथ में लिया, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट भी इन्हें कहा जाता है. और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस एक पॉलिसी अपनी लेके आए थे, जिस पॉलिसी का नाम है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी. बिस्मार्क्स स्ट्रेटेजी. अब बिस्मार्क ने किस तरीके से जर्मनी को यूनिफाई किया, तो बिस्मार्क यूनिफाइड जर्मनी यूजिंग, उसमें 2 चीज़ों का इन्होंने यूज़ किया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. पहला था आर्मी, प्रशियन आर्मी को यूनिफाई करने के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया, आर्मी का. और दूसरा वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका इन्होंने यूज़ किया. और इसके अलावा बहुत सारी वॉर्स फाइट की, और इन सारी चीज़ों के चलते ही हम क्या देखेंगे, जो जर्मनी था वो यूनिफाइड हो गया था. जर्मनी वॉज यूनिफाइड थ्रू 3 वॉर्स. इसमें कुछ 3 वॉर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि 7 सालों में जर्मनी ने लड़ी थी. पहली जो थी वो थी डेनमार्क के साथ, वॉर विद डेनमार्क. सेकेंड वॉर विद ऑस्ट्रिया, और थर्ड वॉर विद फ्रांस. फॉर्मेशन ऑफ जर्मन एम्पायर. तो जो जर्मन एम्पायर था वो किस तरीके से फॉर्म हुआ. फॉर्मेशन ऑफ जर्मन एम्पायर 1871. ऑन 18 जनवरी 1871 एन इम्पॉर्टेंट सेरेमनी टुक प्लेस इन द हॉल ऑफ मिरर्स इन वर्सेल्स. तो सबसे पहले जो वर्सेल्स थी वहाँ पे हमने क्या देखा, हॉल ऑफ मिरर्स इन वर्सेल्स में देखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी हुई थी 1871 में, 18 जनवरी को. किंग विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया वॉज डिक्लेयर्ड जर्मन एम्परर. अब क्या था, जो किंग विलियम फर्स्ट थे प्रशिया के, उन्हें जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया था. दिस इवेंट ऑफिशियली क्रिएटेड द जर्मन एम्पायर. ऑफिशियली तो क्या हुआ, जर्मन एम्पायर क्रिएट हो गया. इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रशिया. द यूनिफिकेशन शोड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन पावर. यूनिफिकेशन ने क्या दिखाया, पर्शियन पावर की कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिखाई. प्रशिया बिकेम द लीडिंग स्टेट इन जर्मनी. अब प्रशिया जो था वो सबसे लीडिंग स्टेट, पूरा एज अ लीडर देखने को मिला था जर्मन यूनिफिकेशन में. द न्यू एम्पायर फोकस्ड ऑन. अब ये जो नया जर्मन एम्पायर बना था इसने किस चीज़ पे फोकस किया, करेंसी पे, बैंकिंग पे, वहाँ का लीगल सिस्टम पे, और जो भी वहाँ की जुडिशियल सिस्टम, जो न्याय व्यवस्था थी उसके ऊपर फोकस किया. एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो नया जो एम्पायर बना था जर्मन एम्पायर, उसने किस किस चीज़ों पे फोकस किया. तो ये 4 चीज़ों पे उसने फोकस किया. वहाँ की जो करेंसी थी, वहाँ की मुद्रा, वहाँ की बैंकिंग सिस्टम, वहाँ की कानून व्यवस्था, लीगल सिस्टम, और वहाँ का जुडिशियल सिस्टम. इटली यूनिफाइड. हमने अभी तक देखा कि जर्मनी था वो किस तरीके से यूनिफाइड हुआ, और किस तरीके से उसमें एक नाम, जब हम जर्मन यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो बिस्मार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट आपको याद रखनी है जो कि है प्रशिया. इसी तरीके से जब हम बात करते हैं
इटली के यूनिफिकेशन की। तो इटली के यूनिफिकेशन में भी आपको यहाँ पे कुछ नाम हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, और वो नाम कौन कौन से नाम हैं, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है जुत्सिप्पी मैज़नी का नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नाम है काउंट कैमिलो दी कैवूर का नाम याद रखना है, शॉर्ट में आप इसको कैवूर कह सकते हैं। और इसके अलावा जो गैरीबाल्डी हैं इनका आपको नाम याद रखना है, मैज़नी, कैवूर एंड गैरीबाल्डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इटली। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूनिफिकेशन से पहले पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी इटली की। तो लाइक जर्मनी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट। जैसे हमने जर्मनी को देखा इसी तरीके से इटली भी जो था वो बहुत सारी स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ओनली सार्डिनिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। जिसमें जो 7 स्टेट्स हैं उनमें हम कुछ स्टेट्स में देखते हैं किसका रूल था। तो जो सार्डिनिया पीडमोंट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है वहां पे किसका रूल था, इटालियन प्रिंसली हाउस। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्दर्न इटली वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल। जो इटली का जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो किसके अंडर में था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल के। सेंट्रल इटली वॉज रूल्ड बाय पोप। जो सेंट्रल इटली था वो किसके अंडर में था, पोप के। सदर्न इटली वॉज कंट्रोल्ड बाय बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। जो सदर्न इटली था, जो साउथ वाला इटली का जो पार्ट था वो किसके कंट्रोल में था, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इटली ऑल्सो हैड मैनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड लोकल आइडेंटिटीज। इटली में हमने इतने सारे डिवीजन के साथ क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी, और लोकल नेशनल आइडेंटिटी तो हमने नहीं देखी, हाँ लोकल आइडेंटिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। इटली यूनिफिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिनका रोल यहाँ पे रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे कई बार इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम था वो था जुत्सेप्पी मैज़नी एंड अर्ली एफर्ट्स। तो बात करते हैं जुत्सेप्पी मैज़नी की। जुत्सेप्पे मैज़नी वांटेड टू क्रिएट अ यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक। जुत्सेप्पे मैज़नी जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे एक यूनिफाइड इटली को बनाना। ही फाउंडेड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जुत्सेप्पे मैज़नी ने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। तो उन्होंने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बिल्ड की थी, यंग इटली। हिज गोल वॉज टू स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज। उनका गोल क्या था, नेशनलिस्ट आइडियाज को फैलाना। बट रिवॉल्यूशंस इन 1831 एंड 48 फेल्ड, सो हिज प्लान कुड नॉट सक्सीड। लेकिन 1831 से 48 के बीच में जो भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट की गई वो वहाँ पे फेल होती हुई दिखाई दी। लीडरशिप ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेट था जो कि इटली का पार्ट था। इसने एज अ लीडर, जैसे जर्मनी के केस में हम रशिया को देखा था, इसी तरीके से सार्डिनिया पीडमोंट इटली के केस में एक लीडर के रूप में सामने आया। आफ्टर द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशन, जब सारी रिवॉल्यूशंस फेल हो गई, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन फॉल ऑन सार्डिनिया पीडमोंट। तो इटली यूनिफिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके हाथों में आ गई थी, सार्डिनिया पीडमोंट के हाथों में। द मेन लीडर्स वर, इसमें जो मेन लीडर्स थे, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। और इसी के साथ साथ जो दूसरे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रूलर थे वो थे काउंट कैमिलो दे कैवूर, जो कि कौन थे, एक चीफ मिनिस्टर थे। कैवूर बिलीव्ड दैट इटली कुड बी यूनाइटेड थ्रू डिप्लोमेसी एंड वॉर, नॉट रिवॉल्यूशन। ये भी 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। कैवूर कौन थे, चीफ मिनिस्टर थे राजा के। तो कैवूर किस चीज़ में बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे डिप्लोमेसी में। वो मानते थे कि डिप्लोमेसी और वॉर से ही क्या किया जा सकता है, यूनाइट किया जा सकता है, ना कि रिवॉल्यूशन से। कोई रिवॉल्ट यहाँ पे काम नहीं आएगी। डिड नॉट बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, ये खुद किसी रॉयल फैमिली से नहीं थे। वॉज नीदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉट अ डेमोक्रेट, ना ही ये कोई रिवॉल्यूशनरी थे ना ही ये कोई डेमोक्रेट थे। कैवूर्स रोल, कैवूर मेड अ डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस। सबसे पहले कैवूर ने अपनी कूटनीति जो चाल थी वो किसके साथ चली, अलायंस उन्होंने किया फ्रांस के साथ। इन 1859 सार्डिनिया पीडमोंट डिफीटेड ऑस्ट्रिया। सबसे पहले 1859 में जो सार्डिनिया पीडमोंट है उसकी लड़ाई हुई ऑस्ट्रिया के साथ और उसने ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया। दिस हेल्प स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ
इटालियन यूनिफिकेशन। कहीं ना कहीं यहीं से जो इटली की यूनिफिकेशन वाला जो काम था वो स्टार्ट हुआ। जुत्सेप्पी गैरिबाल्डी एंड द रेड शर्ट, इसी में एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है। पहला हमने देखा मैजिनी, दूसरा हमने देखा कैवूर, और एक तीसरा नाम है जो इम्पॉर्टेंट है गैरिबाल्डी। जुत्सेप्पी गैरिबाल्डी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स कॉल्ड रेड शर्ट। सबसे पहले इन्होंने एक आर्मी बनाई, जो वॉलंटियर्स थे, जो स्वयंसेवी थे, जो समाज सेवी थे, उनकी एक आर्मी बनाई गई और उस आर्मी को कहा गया रेड शर्ट। तो आपको पता होना चाहिए, 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। In 1860 they marched into South Italy and the Kingdom of Two Sicilies। सबसे पहले ये किधर बढ़ चुके थे, ये साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की तरफ बढ़े अपनी आर्मी के साथ। दे डिफीटेड लोकल रूलर्स एंड हेल्प यूनाइट सदर्न इटली विद सार्डिनिया पीडमॉन्ट। सबसे पहले इन्होंने जो सदर्न इटली था उसको किस में मिला लिया, सार्डिनिया पीडमॉन्ट में मिला लिया, वहां के राजाओं को हरा के। किंगडम ऑफ इटली फॉर्म्ड। In 1861, Victor Emmanuel II was declared King of United Italy। 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है 1861 में किंग ऑफ यूनाइटेड इटली किसको डिक्लेयर किया गया था, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड को किंग ऑफ यूनाइटेड इटली डिक्लेयर किया गया था। हाउ एवर मैनी इटालियंस वर स्टिल इलिटरेट। अभी भी बहुत सारे जो इटालियन हैं वो इलिटरेट हैं। मैनी पेजेंट्स डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड नेशनलिस्ट आइडिया। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नेशनलिस्ट आइडियाज नहीं समझते हैं। सम पीजेंट्स इवन थॉट ला टालिया वॉज किंग्स वाइफ शोइंग लैक ऑफ अवेयरनेस। अभी भी कई पीजेंट्स ऐसा समझते हैं कि जो ला टालिया है वो क्या है, वॉज दी किंग्स वाइफ, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी थी। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी तक हमने देखा जर्मनी यूनिफिकेशन, हमने देखा इटली का यूनिफिकेशन देखा, अब हम बढ़ते हैं ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की तरफ, जो कि एक बहुत स्ट्रेंज सा केस था जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था। ब्रिटेन एज अ मॉडल नेशन स्टेट। तो पहले ब्रिटेन जैसा कोई भी नेशन स्टेट जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। सम हिस्टोरियंस से ग्रेट ब्रिटेन बिकेम अ मॉडल नेशनल स्टेट। लेकिन आगे हमने क्या देखा, ये एक मॉडल नेशनल स्टेट बनता है, बट इट डिड नॉट फॉर्म थ्रू सडन रिवॉल्यूशन। लेकिन ये सडन रिवॉल्यूशन से नहीं बना था, इंस्टेड इट डेवलप थ्रू अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। लेकिन ये एक बहुत लंबी हिस्टोरिकल प्रोसेस थी जिससे ये बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों, इसको अच्छे से देखेंगे आप। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। डिफरेंट एथनिक ग्रुप। तो यहाँ पे हम ब्रिटेन में देखते हैं कि बहुत अलग अलग एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे थे। बिफोर द 18th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज नॉट अ सिंगल नेशन। ये एक नेशन नहीं था। पीपल हैड एथनिक आइडेंटिटीज सच एज, यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिटी के लोग रहते थे, जिसमें थे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश, जिनके अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन थे और जो पॉलिटिकली स्ट्रांग थे वहाँ पे। राइज ऑफ इंग्लिश पावर। अब किस तरीके से वहाँ पे इंग्लिश पावर बढ़ती है। एज इंग्लैंड ग्रू स्ट्रॉन्गर, जैसे जैसे इंग्लैंड की पावर बढ़ती है, इट बिगेन टू डोमिनेट द अदर नेशन। उसने धीरे धीरे जो बाकी नेशंस थे उन्हें डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। द इंग्लिश पार्लियामेंट गेन पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसको उसने पावर कब गेन की थी मोनार्की से, पार्लियामेंट के हाथों में शक्ति कब आ गई थी, तो 1688 में आ गई थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एक्ट ऑफ यूनियन, जिसने ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था, जो कि कब हुआ था, 1707 में। 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 यूनाइटेड, जो एक्ट ऑफ यूनियन था उसने क्या किया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक करने का काम किया। दिस क्रिएटेड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड को मिला के बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हाउ एवर इंग्लैंड डोमिनेटेड द यूनियन। लेकिन अभी भी इसमें डोमिनेंस किसका देखने को मिला था, अभी भी यहाँ पे इंग्लैंड का ही डोमिनेंस देखने को मिला। सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश कल्चर। अभी भी ये दोनों एक होके यूके तो बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनेंस किसका है, इंग्लैंड का है। और इसकी वजह से क्या किया जा रहा था, स्कॉटलैंड को सप्रेस किया जा रहा था। स्कॉटिश कल्चर वॉज सप्रेस। कैसे सप्रेस किया जा रहा था,
स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक गैलिक, जो इनकी अपनी जो लैंग्वेज थी इनको वो बोलने नहीं दिया जाती थी, वो कौन सी थी? गैलिक। दे वर नॉट अलाउड टू वियर ट्रेडिशनल ड्रेस, ये लोग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहन सकते थे। मैनी वर फोर्स टू लीव देयर होमलैंड, और कई लोगों को तो ये मजबूर किया कि वो अपना होमलैंड छोड़ के चले जाएं। सिचुएशन इन आयरलैंड, इसके अलावा स्कॉटलैंड की सिचुएशन हमने समझी, अब देखते हैं आयरलैंड की क्या सिचुएशन थी। तो आयरलैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन, आयरलैंड भी दो ग्रुप्स में बटा था। पहला जो ग्रुप था वो था कैथोलिक का, और जो दूसरा ग्रुप था वो किसका था? प्रोटेस्टेंट्स का। द इंग्लिश सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट एंड सप्रेस कैथोलिक, इन्होंने क्या किया? जो इंग्लिश थे उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट थे उनको तो पूरा सपोर्ट किया, लेकिन जो कैथोलिक्स थे, जो चर्च की अथॉरिटी को मानते थे, उनको पूरी तरीके से सप्रेस किया गया, दबाया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट इन 1798 आयरलैंड वॉज फोर्सफुली यूनाइटेड विद ब्रिटेन इन 1801। वन मार्कर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अभी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने स्कॉटलैंड को मिलाया, अब हम देखते हैं किस तरीके से आयरलैंड को 1801 में फोर्सफुली एक रिवॉल्ट से क्या किया गया, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में मिला दिया गया। क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, अ ब्रिटिश आइडेंटिटी वॉज क्रिएटेड बाय प्रमोटिंग, और इस तरीके से जो ब्रिटिश आइडेंटिटी है उसको प्रमोट किया गया। उसके फ्लैग से यूनियन जैक, नेशनल एंथम जो कि था गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज, इन सब से इनकी आइडेंटिटी को प्रमोट किया गया। अदर नेशंस बिकेम सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन द यूनियन, ये जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना, इसमें बाकी जो नेशंस थे वो क्या रहे? हमेशा सबऑर्डिनेट बन के रहे। हम इससे जुड़े हुए जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1866? इसमें सार्डिनिया, पीडमोंट, वेनेशिया, सिसिली और पेपल स्टेट, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यूनिफाइड इटली में 1866 में कौन सी रीजन को मिला लिया गया था? करेक्ट आंसर है वेनेशिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इटली इन ऑर्डर ऑफ देयर इनकल्शन इन यूनिफाइड इटली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको बताना है कि जब यूनिफाइड इटली बना तो उसमें किस किस तरीके से कौन कौन से जो एरिया थे वो किस ऑर्डर में मिलाए गए थे। तो इसमें बच्चों पहला है वेनेशिया, दूसरा है सेवली, सार्डिनिया, और तीसरा है सिसलीज। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा जो सार्डिनिया था 1858 में इसको मिलाया गया था। इसके बाद हमने देखा जो सिसलीज था उसको 1860 में मिलाया गया था, और इसके बाद हमने देखा जो वेनेशिया था वो 1866 में इसको मिलाया गया था। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो ये ऑर्डर हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों एग्जाम में आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जरूर पूछा जाता है, तो अभी हम इसके आगे चैप्टर में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें टाइमलाइन भी देखेंगे। तो इसमें पहला है नेपोलियनिक वॉर्स, सेकेंड द ट्रीटी ऑफ वीना, थर्ड ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एंड फोर्थ स्लेव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर। तो ये जिस ऑर्डर में दिया गया है ये सारे जो इंसिडेंट्स थे ये इसी ऑर्डर में हुए थे। तो नेपोलियनिक वॉर कब हुआ था? 1803 से 1815 में देखा था हमने, देखा था 1815 में जो नेपोलियन है उसको डिफीट कर दिया गया था। द ट्रीटी ऑफ वियना हमने देखी थी 1814 से 15 में, जो ट्रीटी ऑफ वियना थी वो हमने देखी थी। ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हमने कब देखा? 21 से 29 में। स्लेव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर 1830 से 1900 में। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Industrialization began in which one of the following European countries in second half of the 18th century? यूरोपियन कंट्रीज में जब सेकेंड हाफ चल रहा था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरल नेशनलिस्ट अपहील टेक प्लेस इन जुलाई 1830? तो बच्चों हमने ये टॉपिक पढ़ा था जुलाई 1830 में हमें कहाँ पे रिवॉल्यूशन देखने को मिली थी सबसे पहले? तो हमने देखा था फ्रांस में सबसे पहले रिवॉल्यूशन देखने को मिली थी। हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने कहा था कि जब फ्रांस स्नीज करता है यानी कि जब फ्रांस छींकता है
तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ फ्रांस में स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे वो क्या होती है, पूरे यूरोप में फैल जाती है। जैसे हमने देखा जब रिवॉल्यूशन फ्रांस से, नेशनलिज्म फ्रांस से स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, सभी यूरोपियन नेशंस ने एक एक करके रिवॉल्यूशन किया और धीरे धीरे यूनिफाइड हुए और इंडिपेंडेंट हुए। तो ये किसने कहा था, मैटरनिक ने। Yes, coming to next question, that is question number this. Two statements are given below. यहाँ पे बच्चों एक नया पैटर्न का क्वेश्चन आपको अब एग्जाम में देखने को मिलेगा। कई सालों से ये क्वेश्चन आने लगा है जिसमें एब्जर्प्शन और रीजन आपको दिए गए होंगे और फिर आपको इनमें से 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बच्चों इधर हम देखते हैं, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो ऑप्शन है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद रीजन को देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। तो हमने देखा था जब रशिया ने पोलैंड पे कब्जा किया था तो उन्होंने क्या किया था, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज किया था और पॉलिश लैंग्वेज को वहाँ से हटा दिया था। तो ट्रू है। The use of Polish soon came to be a symbol of struggle against Russian dominance। तो पॉलिश को यूज करने का मतलब है कि हम रशिया के डोमिनेंस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। और ये लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1840 एंड 48 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है कि करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं। पहला है एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, तो जो मोनार्क थे उनको हटा दिया गया था, बिल्कुल सही है। सेकंड है यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम, तो हमने पढ़ा था कि जो मेल थे उन्हीं को वोटिंग राइट्स दिया गया था जो 21 अबव मेल थे, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है पॉलिटिकल राइट्स टू विमेन वर गिवन, जो विमेन थी उन्हें क्या किया गया था, पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे, तो दिस इज फॉल्स। फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन आस्क्ड फॉर, साथ में फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया था, तो ये भी ऑप्शन फॉल्स है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है, बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट हमें दी गई है। पहली है वीवर्स इन सेलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845, तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल करेक्ट है। रीजंस है कॉन्ट्रैक्टर्स हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन द आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, तो ये हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। 35 है, एक्सप्लेन रोमांटिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप। तो बच्चों रोमांटिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें फोक कल्चर की मदद से, लैंग्वेज की मदद से और फोकलोर की मदद से हमने धीरे धीरे क्या देखा था, जो नेशनलिस्ट आइडियाज थे वो पूरे यूरोप में फैल रहे थे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन फ्रेडरिक सोरियूज ड्रीम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस ड्यूरिंग 1848, तो ये भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन, तो वो कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्वेश्चन नंबर 39, how did culture plays an important role in creating the idea of nation, explain the context of यूरोपियन रोमांटिज्म इन 19th सेंचुरी। इसमें भी आपको रोमांटिज्म वाला जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इधर आपको बताना है, बस आप मार्किंग का ध्यान रखेंगे, उधर आपको वेरी शॉर्ट में बताना था, इधर आप ये डिटेल में बताएंगे। जब फोक कल्चर की बात करेंगे तो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर के बारे में ज़रूर बताएं, इसके अलावा लैंग्वेज के बारे में बताएंगे तो पोलैंड का एग्जाम्पल बताएंगे, किस तरीके से पोलैंड ने वहाँ पे रेजिडेंस किया था, और इसके अलावा फोकलोर के बारे में बताएंगे तो विम ब्रदर्स के बारे में यहाँ पे बताएंगे। डिस्कस एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन 1830s,
इसके अलावा द डिकेड ऑफ 1830s हैज ब्रॉट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो हमने देखा था किस तरीके से पूरे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिला था, जिसमें हमने देखा था पॉपुलेशन में सडन राइज हुआ था, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, हार्वेस्ट पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, और सिटीज़ की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और ऐसे करके बहुत सारी इकोनॉमिक हार्डशिप को इसने जन्म दिया था। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Why in the year after 1848 the autocrats of Central and Eastern Europe began to introduce changes that had already taken place in Western Europe बिफोर 1815 एक्सप्लेन। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा था कि जो ऑटोक्रेट्स थे, जो मोनार्क थे, उनको समझ में आ गया था, जब कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन उन्होंने यहाँ पे देखी तो उनको ये समझ में आ गया था कि अब थोड़ा सा कंसेशन, थोड़ा सा रिलैक्शन देना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने जो सर्वडम था उसको एबॉलिश किया था, जो भी उनसे फीस वगैरह ली जाती थी उसको एबॉलिश किया था। इसी तरीके से हमने देखा था जो हैब्सबर्ग जो एम्पायर था उसने भी क्या किया था, जो हंगरी था उसको ऑटोनॉमी देती थी। हाउ हैड रिवॉल्यूशनरीज स्प्रेड देयर आइडियाज इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स आफ्टर 1815 एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो बच्चों यहाँ पे आप बताएंगे कि किस तरीके से जो रोमांटिज्म है वो आपको देखने को मिला, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज देखने को आपको मिली। इसके अलावा लैंग्वेजेस वगैरह जो थी वो हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ था, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज जो थे वो वहाँ पे फैले थे। इसके अलावा रोमांटिज्म, ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड में पूछा जा रहा है कल्चर और रोमांटिज्म वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हम देखेंगे इन 1830s वर कंसिडर्ड द बिगनिंग ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज, यानी कि अभी जो हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक क्राइसिस वाला, हार्डशिप वाला जो टॉपिक है। इसके अलावा 46 फिर से कल्चर यानी कि रोमांटिज्म आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें हम बात करेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने देखी थी, किस तरीके से जो ग्रीस था वो पहले किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। बहुत सारे जो यूरोपियंस थे, जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, और इस तरीके से हमने देखा लास्ट में उस सपोर्ट की वजह से क्या होता है, जो ग्रीक था वो इस वॉर में जीत जाता है, और लास्ट में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में हुई थी उससे क्या हो जाता है, ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, तो ये हम पिछले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं अपने जो सेकेंड टॉपिक आज हमने डिस्कस किया था उसकी तरफ। तो इसमें है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जुत्सिपी गैरिबाल्डी बिलोंग टू। तो जो जुत्सिपी गैरिबाल्डी थे वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, इटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट इनमें से कौन सी कंट्री नहीं थी, तो इंग्लैंड उसका पार्ट था, स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था। तो कौन सी नहीं थी, पोलैंड। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है, ऑटो वन बिस्मार्क। Who among the following had sought to put together a coherent program of unitary Italian Republic during 1830s? तो 1830s में इटली को यूनिफाइड करने का जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, चलाया गया था, वो किसने चलाया था, जुत्सेप्पी मैज़िनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में जब इटली फाइनली यूनाइट हो गया तो उस समय किसको राजा डिक्लेयर किया गया था, तो किसको राजा डिक्लेयर किया गया था, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज। जब जर्मनी एक नया जर्मन बन गया था तो उसने सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे, मॉडर्न जर्मनी बनाने के लिए किन चीज़ों पे फोकस किया था, तो हमने बच्चों डिस्कस किया था। इसमें किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया था, करेंसी पे किया गया था, बैंकिंग सिस्टम पे किया था, और लीगल सिस्टम पे किया गया था, डेमोग्राफी पे नहीं किया गया था। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम पे भी किया था। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वर रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। जो इटालियन प्रिंसली हाउस था वो कौन सी स्टेट पे रूल करता था, तो वो कौन सी स्टेट थी, सार्डिनिया, पीडमोंट। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवूर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ही वॉज एन इटालियन स्टेटमेंट, जो कैवूर थे वो एक इटालियन थे, करेक्ट है। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, हाँ तो ये फ्रेंच अच्छी बोल लेते थे। ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमेट, बात की थी वो डिप्लोमेसी में बिलीव करते थे। ही बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, और वो किससे बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिली से नहीं बिलोंग करते थे। तो करेक्ट ऑप्शन है
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है, तो बी। 57 टू स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहीविल। तो ये ट्रू है, क्योंकि हमने देखा था ये एक लॉन्ग प्रोसेस थी, एकदम से ये रिवॉल्यूशन नहीं हुई थी। सेकेंड है रीजन, एथनिक ग्रुप ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। जो एथनिक ग्रुप थे उनका एक इन्फ्लुएंस था, उनका इन्फ्लुएंस नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट ऑफ ब्रिटेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले है एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो ये एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ था? 1707 में हुआ था। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की। आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सबसे पहले जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने पावर सीज की थी, उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था आयरलैंड को फोर्सफुली मिला लिया गया था, और उसके बाद कैथोलिक जो थे उन्होंने रिवॉल्ट किया था, और लास्ट में हमने देखा था आयरलैंड को फोर्सफुली मिला दिया गया था। तो ये किसके बारे में है? जो हमने डिस्कस किया था, ब्रिटेन का जो स्ट्रगल था उसके बारे में जो हमने डिस्कस किया था, तो ये है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो जो यंग इटली थी सीक्रेट सोसाइटी, इसका लीडर कौन था? इसके लीडर थे जुत्सेपे मैज़नी। हु वॉज ऑटोमन बिस्मार्क कंसिडर्ड, वाई वॉज ऑटोमन बिस्मार्क कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट। इनको चीफ आर्किटेक्ट क्यों कहा जाता है जर्मन यूनिफिकेशन का? तो इसके पीछे रीजन क्या है? ही एलाइड with Italy and France for unification process. He granted autonomy to Prussia with conservatives. He carried the nation building process with the army and bureaucracy. He carried liberalist and romantic scholars for cultural movement. तो हमने देखा था उन्होंने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से क्या किया था? नेशन बिल्डिंग का काम किया था। चूज द करेक्टली मैच पेयर फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे करेक्टली मैच हमें चूज करने हैं। ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी करेक्ट है, नेपोलियन स्पेन रॉन्ग है, जित्सिपी गैरिबाल्डी रॉन्ग, बर्बन किंग इटली। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है विक्टर इमैनुअल सेकेंड। Name the ruler of Prussia who rejected the German constitution and joined other monarchs to oppose elected assembly in 1848. Correct option है Friedrich Wilhelm IV. Why was Ottoman Bismarck considered as the architect of unified Germany? तो बच्चों ऑटोमन बिस्मार्क के केस में हमने देखा था इन्होंने यूनिफाइड किया था जर्मनी को अपनी आर्मी जो थी उसकी मदद से और ब्यूरोक्रेसी की मदद से। और इनकी जो पॉलिसी थी बहुत फेमस पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसकी वजह से इन्हें चांसलर भी कहा जाता था, ब्लड एंड आयरन चांसलर। हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली ड्यूरिंग 1830। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हु वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स इन जनवरी 1871। तो केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो बच्चों हमने देखा था जो ऑटोमन जो बिस्मार्क थे इनका बहुत मेजर रोल था जर्मनी की यूनिफिकेशन में। इन्होंने इनको आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। इनकी फेमस पॉलिसी थी जो भी हमने डिस्कस किया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, जो प्रशिया था जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट के रूप में, लीडर के रूप में काम किया था इस यूनिफिकेशन में, उसी के ये क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे। इनकी जो मेनली अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो इनकी स्ट्रेटजी में क्या था? आर्मी और ब्यूरोक्रेसी और वॉर की वजह से इन्होंने क्या किया? लगातार 7 सालों तक 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, एक डेनमार्क के साथ, एक ऑस्ट्रिया के साथ और एक फ्रांस के साथ। और इसी तरीके से 1871 आते आते हमने क्या देखा? जो प्रशिया के जो राजा थे किंग विलियम फर्स्ट, उन्हें यूनिफाइड जो जर्मनी था उसका राजा डिक्लेयर कर दिया गया था। डिस्क्राइब एनी 3 कंडीशन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट। तो बच्चों इसमें 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस थी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन थी, जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, सबसे पहले उसके हाथ में पावर आ गई थी मोनार्की से। कब आ गई थी? 1688 में। सबसे पहले हुआ एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। उसके अलावा सप्रेशन की अगर बात करें तो हमने देखा कि स्कॉटिश कल्चर को पूरी तरीके से सप्रेस किया था इंग्लैंड ने।
उनको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं थी। और लास्ट में हमने एक और चीज़ देखी थी, जो आयरलैंड की कंडीशन हमने देखी थी, तो उसमें दो ग्रुप देखे थे, एक कैथोलिक्स था एक प्रोटेस्टेंट था। और देखा था कि वहाँ पे जो इंग्लिश थे वो किसको सपोर्ट करते थे, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे, और किसको सप्रेस किया उन्होंने, कैथोलिक्स को सप्रेस किया। और फाइनली जो आयरलैंड था 1801 में इसको भी ब्रिटेन में मिला लिया गया था। इसके अलावा एनालाइज द रोल ऑफ जित्सिप्पी मैज़नी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो बच्चों जित्सिप्पी जो मैज़नी थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इटली के यूनिफिकेशन में। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली, और इनका जो मेन गोल था वो था नेशनलिस्ट आइडियाज़ को फैलाना। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिपीट में है। इवेल्युएट द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो बच्चों ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन में है। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। आगे अभी इस चैप्टर का जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।